नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त हो गया है जनमत का। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन खबरों पर सीधे आप जुड़ भी सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी भी निभा सकते हैं, क्योंकि उन खबरों से, उन मुद्दों से जुड़े हुए चंद सवालात हम एक्स पर आपसे पूछते हैं। वहां पर सवाल, लेकिन नतीजे आप देख सकते हैं, परिणाम आप देख सकते हैं जनमत में। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इन खबरों से आपको बाखबर होने की जरूरत है। आइए जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बीजेपी ने लहरा दिया है परचम। अब ये परचम कहां लहराया है? दरअसल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एनडीए को अच्छी खासी सफलता मिली है। उपचुनाव हुए 12 सीटों पर, जिसमें 11 सीटों पर एनडीए ने झंडा बुलंद कर दिया है। बीजेपी का ये परचम जो राज्यसभा में लहरा रहा है, आने वाले वक्त में कितने महत्वपूर्ण बिलों को पास करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, आज करेंगे इसकी विस्तार से चर्चा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। बात इस चेहरे को भी जरा ध्यान से देखिए, बेहद खतरनाक चेहरा है ये है आतंकी फरतुल्ला, वो फरतुल्ला जिसके दिमाग में आतंकी सोच चल रही है। अब बम धमाकों से देश को दहलाने की कोशिश नहीं की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि रेल एक्सीडेंट्स करवा के, पेट्रोल स्टेशंस पर धमाके करवा करके देश को दहलाने की साजिश रच रहा था ये आतंकी फरतुल्ला। सुदर्शन न्यूज लगातार इस बात की तरफ आशंका व्यक्त करता रहा और हमारी सोची हुई वो संभावना, वो आशंका 100% सच साबित हो रही है। क्योंकि जब लगातार देश में रेल हादसे हो रहे थे तो हम ही ने सबसे पहले आपसे पूछा था कि कहीं ये रेल हादसा आतंकी साजिश तो नहीं, और अब ये आतंकी फरतुल्ला इसकी बाकायदा पुष्टि भी कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बात होगी। इसके अलावा अब इनको देख लीजिए, ये चेहरा, वैसे तो ये मौन थी, लेकिन जब इन्होंने मुंह खोला और मौन साधना तोड़ी तो कुछ ऐसा कह गई जिसके बाद से देश में राजनीति उबाल पर है। बदले की राजनीति क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल में डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जो इस वक्त एक बड़ा आक्रोश उमड़ा हुआ है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो याद रखिए उत्तर प्रदेश भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, देश के दूसरे हिस्से भी जलेंगे। तो क्या ममता बनर्जी देश को जलाने की बात कहकर धमकी दे रही हैं? क्या है ये पूरी कहानी, विस्तार से करेंगे इस पर बात। साथ ही साथ स्टेशंस के कई ऐसे स्टेशंस हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पहले भी कई ऐसे स्टेशंस हैं जिनका नाम बदला गया, और बदले हुए नाम को के पीछे जो उद्देश्य है, उस मुगलिया निशान को मिटाना है, उस ब्रिटिश काल के निशान को, सोच को मिटाना है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक रूप से जड़ कर गई थी। आने वाली पीढ़ी को सच से सामना कराना है, इसलिए सच्चाई का आईना दिखाते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इस पर खूब राजनीति हो रही है। कैसी हो रही है राजनीति, इसकी भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे कि मीडिया को ज्ञान दिया जा रहा है। ये भाई साहब, इनको आप सेफोलॉजिस्ट के रूप में जानते होंगे, लेकिन इनकी सोच देखिए। सोच ये है कि अगर रेप और बलात्कार होते हैं और रेप करने वाले अगर मुसलमान होते हैं तो उनका नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए। आखिर ये कैसी सोच है? मीडिया को ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? ये सलीम है या फिर योगेंद्र यादव, तय करना होगा। विस्तार से इस कहानी को भी आपके सामने बताएंगे। तो ये चंद वो कहानियां हैं, चंद वो खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। अब जरा आगे बढ़ते हुए विस्तार की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा जहां पर भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है, या यूं कहें कि यहां पर एनडीए ने एक इतिहास रच दिया, परचम गढ़ दिया है, परचम लहरा दिया है। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है, निर्विरोध वो भी। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट गई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राज्यसभा में मजबूत हुई है और उसका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। और इतिहास में ये पहली बार है जब एनडीए राज्यसभा में आत्मनिर्भर बनकर उभर कर सामने आई है, जिसमें अब मोदी सरकार को किसी भी बिल को पास करवाने में आसानी होने वाली है। सदन की अगर मौजूदा सदस्य संख्या की बात की जाए तो ये मौजूदा सदस्य संख्या दरअसल 237 है और 237 के लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 119 का है।
फिलहाल राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुल 112 सदस्य हो गए हैं। 6 मनोनीत सदस्यों और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन के साथ ही ये आंकड़ा 119 तक जा पहुंचा है, यानी एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। रिपोर्ट देखिए। निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया गया है। अब एनडीए को कोई जरूरी बिल पास कराने के लिए किसी बैसाखी या सहारे की जरूरत नहीं होगी। एनडीए के एजेंडों में हर बार रोड़ा बनकर राज्यसभा का बहुमत खड़ा हो जाता था और ऐसे में अब मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत है। तो क्या अब हर वो बिल पास होगा जो हिंदू विरोधी कानूनों को बर्खास्त करने का दम रखता है? क्या वक्फ पर जल्द ही कोई निर्णय आने वाला है? क्या हिंदू मंदिरों पर वक्फ के दावे अब खोखले होने वाले हैं? क्या देश भर की बेटियों की सुरक्षा और उनकी सफलता की राह अब आसान होने वाली है? क्या हिंदू अपने घरों में मकान बिकाऊ का बोर्ड ना लगाकर सुरक्षित महसूस कर पाएगा? सवाल तो कई है, लेकिन उम्मीद भी सिर्फ मोदी सरकार से ही है। राज्यसभा में इस बहुमत से क्या इन सभी सवालों का जवाब जल्द मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एनडीए को यहाँ पर भरपूर नंबर्स मिल गए हैं और इस नंबर के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में पहली बार होगा। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं जो बेहद खास तरीके से राज्यसभा की स्थिति को आपको बताएगा। अब देखिए क्या है, दरअसल राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा का जो गठजोड़ है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। ये 245 जो वर्तमान राज्यसभा है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है, लगातार निरंतर जारी रहता है ये क्रम। तो 245 दरअसल संख्या है राज्यसभा का जो गठजोड़ है और किस तरीके से एनडीए को यहां पर बहुमत मिला है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस गठजोड़ की अगर बात की जाए, राज्यसभा की सीटों की वर्तमान की परिस्थिति की बात की जाए तो 8 सीटें अभी वर्तमान में खाली चल रही हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए, क्योंकि 8 सीटें खाली चल रही हैं, 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य इसमें शामिल भी हैं। जो टोटल नंबर्स हैं उसमें 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत सदस्य हैं। फिलहाल अगर सदन में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो आंकड़ा 237 का है, यानी 237 इस वक्त सदस्यों की जो संख्या है राज्यसभा में, उच्च सदन में, वो 237 है। सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। इन 237 की अगर बात करें तो जो सहयोगी दल हैं उनके 16 सदस्य राज्यसभा में हैं। राज्यसभा में एनडीए की जो संख्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हम बात कर रहे हैं, उसकी संख्या फिलहाल 112 हो गई है। उपचुनाव जो हुए उसके नतीजों के बाद ये संख्या 112 पहुंच गई है। 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत हो चुका है। बहुमत यानी कि 237 के हिसाब से अगर देखें तो 119 बहुमत का आंकड़ा था और 119 में आप देखिए 112 एनडीए के पास और 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से 119 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है, यानी बहुमत तक एनडीए पहुंच चुका है। इन सब के बीच आइए कुछ और जानकारी देते हैं आपको। राज्यसभा में अभी किस पार्टी के कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी भी आपके सामने रख रहे हैं, जरा जल्दी से देख लेते हैं। राज्यसभा में अभी पार्टी के कितने सदस्य हैं? बीजेपी के 96 हैं, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, जेडीएस के 1 और आरएलडी के पास 1 सदस्य, यानी एक सीट। ये पूरा जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। राज्यसभा में किस पार्टी के कितने सदस्य हैं? बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी के ही सदस्य हैं। वही राज्यसभा में अभी किस पार्टी के कितने सदस्य? उसमें आरपीआई भी है, शिवसेना भी है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है। तीनों के पास अभी एक सीट राज्यसभा में मौजूद है। अब ये तो हमने आपको किस पार्टी के साथ, खासतौर से एनडीए के जो सहयोगी है, बीजेपी नीत जो एनडीए है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी। अब आइए जरा विपक्ष की तरफ भी चल लेते हैं। विपक्ष की अगर बात करते हैं तो देखिए विपक्ष में खासतौर से कांग्रेस का आप देखिए 27 सीटें राज्यसभा में, 27 सदस्य कांग्रेस के हैं, टीएमसी के 13, आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके से 10 और आरजेडी से 5, यानी विपक्ष का जो राज्यसभा का वो जो पूरा आकार है वो आपके सामने हमने रखा। इसके अलावा यूबीटी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की अगर बात की जाए तो उस गुट के भी 2 सदस्य, केरल कांग्रेस के 1, एमडीएमके के 1, बीजेडी के 8 और एआईडीएमके के 4 सदस्य राज्यसभा में हैं। इस तरीके से विपक्ष के और जो विपक्ष के गठबंधन में आपके सामने हम रख रहे हैं, बीआरएस से 4,
YSRCP से 11, गाना परिषद से 1, बसपा से 1 और मिजो नेशनल फ्रंट के भी 1 सदस्य राज्यसभा में इनकी भी मौजूदगी है। विपक्ष की ही एनपीपी की बात की जाए तो 1, पीएमके के पास भी 1 और तृणमूल कांग्रेस से भी 1 सदस्य राज्यसभा में विपक्ष के खातों में आते हैं। यानी इस तरीके से पूरा जो सिनेरियो है राज्यसभा का, जो आंकड़ों के हिसाब से, जो आंकड़ों का गणित है, जो आकार है राज्यसभा का वर्तमान का, वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब क्यों हम कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, क्यों हम कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए अब बिल पास कराना आसान होने वाला है? क्योंकि बीजेपी या वर्तमान की अगर बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा वो छू चुके हैं और इसी बहुमत के आंकड़े के साथ ही अगर देखें तो कौन से बिल आप पास करवाने में आसानी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इसको लेकर खूब राजनीति भी हुई है, लेकिन अब बहुमत का आंकड़ा है तो ये उम्मीद है कि ये विधेयक पास हो जाएगा। इसके अलावा तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024 भी पास कराने के लिए आसानी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। बॉयलर्स विधेयक भी 2024 भी बेहद आसानी के साथ पास करवाया जा सकेगा, क्योंकि ये वो तमाम बिल हैं जो निचली सदन यानी कि लोकसभा में तो पास हो जाया करते थे क्योंकि यहाँ नंबर्स था, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा पहुंचते पहुंचते ये मामला इसलिए अटक जाता था क्योंकि एनडीए के पास नंबर्स नहीं थे। लेकिन अब एनडीए के पास बहुमत के नंबर्स है और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि वो तमाम बिल जो हिंदू विरोधी जो बिल है उनको बर्खास्त करने में भी और साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण बिल है इनको पास कराने में भी अब बड़े जो रोड़े थे वो खत्म हो गए। नंबर्स का जो रोड़ा था वो खत्म हो चुका है क्योंकि एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गया है। तस्वीर बदलेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के पर जाने से पहले आइए जरा जल्दी से पोल की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में आज हमने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा था। आज हमने आपसे पूछा कि राज्यसभा में बहुमत से क्या हिंदू विरोधी कानूनों पर लगाम लगेगी। तो देखिए, आप में से 95% लोग, 95% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा है तो फिर हिंदू विरोधी कानूनों पर लगाम लगेगी। हालांकि 5% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब आपको सावधान सतर्क करती हुई वो खबर जिसके बारे में आज से कई साल पहले हमने आगाह कर दिया था। जब इस देश में रेल हादसों की संख्या बढ़ने लगी थी तो सुदर्शन न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने सबसे पहले देश के सामने सबसे बड़ा सवाल रखा था। वो सवाल ये था कि कहीं ये रेल हादसे करवाए तो नहीं जा रहे, कहीं ये रेल हादसे आतंक का बड़ा बदला हुआ मॉडल तो नहीं है। आज उसी बात को तस्दीक करती हुई, उसी बात को प्रमाणित करती हुई खबर उस वक्त सामने आई जब इस बात का खुलासा खुद एक आतंकी ने किया है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर से भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। इसका खुलासा आतंकवादी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आने के बाद हुआ है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वीडियो में आतंकी भारत में स्लीपर सेल के जरिए ट्रेनों पर हमले की बात कर रहा है। वीडियो में वो ट्रेन्स को डीरेल करने के बारे में बताता हुआ नजर आता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। आतंकी ने पेट्रोल पाइपलाइन को भी निशाना बनाने के तरीकों के बारे में बात की है और साथ ही वो स्लीपर सेल को कई हिंदू नेताओं को निशाना बनाने के लिए भी उकसाता हुआ नजर आया है। फरतुल्लाह गोरी भारत सरकार के नजर में उस वक्त आया 2020 में आतंकियों की लिस्ट में इसका नाम शामिल कर दिया गया था। इसके बाद से ही उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। गोरी का नाम भारत में हुए कई हाई प्रोफाइल हमलों से जुड़ा हुआ है। साल 2002 के गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में भी गोरी का नाम सामने आया था, जबकि साल 2005 में हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर आत्मघाती हमले के पीछे भी फरहतुल्लाह गोरी का नाम ही सामने आया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि ये जिहादी हूरों के चाह में भारत और भारत के हिंदुओं को मिटाने के लिए आखिर किस हद तक उतरने वाला है।
देश के अलग अलग हिस्सों में बीते कई महीनों के दौरान ट्रेन हादसों में बढ़ोतरी देखी गई या फिर ट्रेनों को पटरी से डिरेल करने की नापाक कोशिश की गई और इन सभी के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ होने की खबर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ने एक वीडियो के जरिए संदेश जारी कर भारत में मौजूद स्लीपर सेल की मदद से ट्रेनों को पटरी से डिरेल करने और भारतीय नेताओं को निशाना बनाने की बात कही है। फरहतुल्लाह गोरी का ये वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई समेत कई भारतीय प्रमुख शहरों में ट्रेनों को डिरेल करने की बात कही है। और ऐसे में इस आशंका को भी बल मिला है कि देश में पटरियों के उतरने के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं है। पाकिस्तानी आतंकी ने अपने जिहादी शिष्यों से भारत के बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के लिए सप्लाई सीरीज को निशाना बनाने को कहा है और इसके लिए बाधा डालने के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया है। इसके अलावा हथियारों के भी उपयोग की बात कही है। पाकिस्तानी दहशतगर्द ने पेट्रोल पाइपलाइन, उनकी लॉजिस्टिक चेन और सहयोगियों को निशाना बनाने की बात कही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य भारत में अराजकता को बढ़ाना है। बता दें कि फरहतुल्लाह गोरी को 3 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया था। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में भी उसका हाथ है। उसने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की साजिश भी रची थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जिहादी हुरों की चाह में और भारत को तबाही पर उतारने के लिए आखिर किस हद तक उतरेगा और आखिर कब इसके नापाक इरादों को रोक लगाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फरहतुल्लाह गोरी जिसने सीधे सीधे रेल हादसे के लिए स्लीपर सेल्स को उकसाया है, लेकिन ये फरहतुल्लाह गोरी ये आज सामने नहीं आया है। इसके बारे में सुदर्शन ने आपको पहले ही आगाह किया था और यही वजह है कि हम बार बार आपके सामने कुछ सवाल रखते रहे। आज भी एक सवाल हमने आपके सामने रखा था। हमने आपसे पूछा था कि क्या भारत में रेल हादसे करवाए जा रहे हैं, मानते हैं आप? तो देखिए, आप में से 97% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये दुर्घटना जबरन करवाई जा रही है, इसके पीछे बड़ी आतंकी साजिश है। हालांकि 3% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं, लेकिन सावधान होने की जरूरत है। तो क्या देश जलाना चाहती हैं ममता बनर्जी? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल तो खुद ममता बनर्जी के बयान के बाद से पूछा जा रहा है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आक्रोश है, उस आक्रोश में राजनीति का पुट सामने आ चुका है। ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो दोषियों को बचाने के लिए लगातार उनके साथ खड़ी हुई हैं। ममता बनर्जी डॉक्टर बिटिया के साथ नहीं खड़ी हैं। इन सब के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बंगाल में हुई घटना पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में ममता बनर्जी सवालों के घेरे में इसलिए आ गई हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने कई दिनों के बाद अपनी मौन साधना तोड़ी है और मौन साधना तोड़ते ही कुछ ऐसा कह डाला जिससे उन पर देश विरोधी होने का आरोप बीजेपी ने लगा दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो जलेगा उत्तर प्रदेश, जलेगा उत्तराखंड, जलेगा असम, जलेगा बिहार। तो क्या ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़े होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और देश को जलाने की खतरनाक सोच रखती हैं? क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, डेड बॉडी नॉय, लाश नॉय। एक तरफ कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है, दूसरी तरफ इसे लेकर कोलकाता में जनता का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही बीजेपी ने 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया था, जिसकी अनुमति बीजेपी को स्वयं हाई कोर्ट ने दी थी।
लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम है तो उन्हें बलात्कार के खिलाफ कानून लाना चाहिए। पीएम मोदी और बीजेपी चाहे जितनी भी फंडिंग कर ले, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्ता के लालच में अंधी ममता अब जनता के रोष से इतना डर चुकी है कि उन्होंने सीधे तौर पर देश को जलाने की धमकी दे दी है। दरअसल ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देते हुए कहा कि कोई सोच रहा है कि ये बांग्लादेश है। मैं बांग्लादेश को पसंद करती हूँ क्योंकि वहाँ एक भाषा है, लेकिन याद रहे ये अलग देश है। मोदी बाबू, आप बंगाल में आग लगवा रहे। बंगाल में आग लगी तो असम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हर जगह आग लगेगी। आपकी चेयर डगमगा जाएगी। ममता के द्वारा दी गई ये धमकी को सामान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये साफ तौर पर ममता की अराजकता वाली सोच को दर्शाता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कोलकाता हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी सहित बंगाल राज्यपाल का भी विरोध किया है और धमकी देते हुए देश को जलाने की बात कह डाली है। बंगाल की आज की तस्वीर पर नजर डालते हैं तो बांग्लादेश की तस्वीर सामने आने लगती है। लेकिन जब बांग्लादेश में ये स्थिति थी तो ममता बनर्जी का वो जनता का हक नजर आ रहा था, और आज जब यही स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही है तो ममता अपने ही देश को जलाने की धमकी दे रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर उनके दिमाग में अपने ही देश को जलाने का ख्याल आया? तो आया कैसे? क्या अपनी सत्ता बचाने के लालच में ममता किसी भी हद तक जा सकती है? आखिर ममता के दिमाग में बांग्लादेश क्यों चल रहा है? इसके पीछे ममता की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि यदि उनके हाथ से सत्ता जाती दिखी तो वे देश विरोधी कदम उठाने में एक पल भी नहीं सोचेंगी, क्योंकि अपने ही देश को जलाने की बात सिर्फ एक देशद्रोही ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ममता की इस देश विरोधी सोच पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, उन्होंने तो बाकायदा गृह मंत्रालय पे गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी और उन्होंने कहा है कि ये सोच बहुत खतरनाक है। ममता का ये देश विरोधी बयान है, इसलिए उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। खासतौर से आज का दिन बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था। ये बंद बीजेपी कह रही है कि पूरी तरीके से हिट हुआ है, लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि ये बंद फ्लॉप हुआ है। इस बंद के बीच में ही झड़प की तस्वीरें भी आती रही, गोलियां भी चली हैं, फायरिंग हुई है, और इन सब के बीच में ममता की अराजकता एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अब बहुत हुआ, मैं भयभीत और निराश हूं। ये शब्द देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हैं। बंगाल की स्थिति पर पहली बार राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया देते हुए दुख व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर अब लड़ाई सड़कों पर नजर आ रही है। कल नबन्ना अभियान के दौरान छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम ममता की पुलिस ने एक्शन लिया। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद के ऐलान किया था। बंगाल बंद सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने गिरफ्तार किए गए छात्रों की बिना शर्त रिहाई की मांग की, तो वहीं पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स ने श्याम बाजार से धर्मतल्ला तक विरोध मार्च निकाला। तो वहीं बंद के दौरान बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा, जितना हिरासत में लेंगे उतने ही अधिक लोग आएंगे। जिस मुद्दे के लिए हम सड़कों पर आए हैं, जनता इस मुद्दे का समर्थन कर रही है। तो वहीं बीजेपी के बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, वो न्याय नहीं चाहते। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगले 3-4 महीनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून पारित नहीं करती तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी। बीजेपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। ये सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक है। बंगाल की घटना पर आने वाले दिनों में अब केवल और केवल राजनीति ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
राजनीति भरपूर है, न्याय युद्ध कहा जा रहा है, लेकिन न्याय कहाँ है? बड़ा सवाल ये है कि ये राजनीति आखिर कब तक चलेगी। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी हमने आपके बीच रखा। हमने आपसे पूछा कि कोलकाता रेप मर्डर में क्या सिर्फ राजनीति ही हो रही है? तो देखिए, आप में से 96% लोग 96% ये मानते हैं कि बिल्कुल अभी तक कोलकाता रेप मर्डर में न्याय नहीं हो रही है, तो सिर्फ राजनीति। हालांकि 4% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए जनमत में अब बात उस खबर की कर लेते हैं जिसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव नामों में हुआ है, लेकिन नामों में बदलाव के पीछे सोच बड़ी है। सोच उस मुगलिया निशान को मिटाने की है जो हमारी पीढ़ियों की सोच पर भी काफी दिनों से धूल बनकर जमी हुई थी। इस धूल को हटाने की जरूरत है और सच से सामना हमारी आने वाली पीढ़ी को कराने की जरूरत है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में यूपी में लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे द्वारा जारी आदेश में इन सभी 8 रेलवे स्टेशन का जिक्र किया गया है जिनके नाम बदले गए हैं। इन स्टेशन के नाम संतों, स्वतंत्रता सेनानियों और स्थानीय आश्रमों के नाम पर रखे गए हैं। दरअसल समय समय पर भारतीय रेलवे द्वारा इस तरह की पहल की जाती है। इससे पहले भी कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा चुके हैं, जिसमें खासतौर से इलाहाबाद स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया था। अब एक बार फिर से स्टेशन के नाम बदले जाने की चर्चा हो रही है। जिन रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं उनकी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने की मांग के बाद नाम में बदलाव किया गया है। स्टेशन के नाम बदलने की मांग अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने उठाई थी। उन्होंने इन जगहों की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने की मांग उठाई थी। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने पर सपा नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रेल हादसों को रोकने के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। अब उनको थोड़ी देर पहले हमने जो खबर दिखाई है कि रेल हादसे क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन के नाम सिर्फ नहीं, हालात बदले जाए, ये कहा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार ये चाहती है कि जो भी रेलवे स्टेशन है जिन पर मुगलिया छाप अभी भी नजर आ रही है, उन मुगलिया छाप को, उन मुगलिया निशानी को मिटाना है और आने वाली पीढ़ी को सच बताना है। जो हमारा सच, हमारे हिंदुत्व, हमारे वीर सपूतों से, वीर सेनानियों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे मंदिरों से जुड़ा हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, उस पहचान से आने वाली भावी पीढ़ी को अवगत कराना है। इसलिए बड़े कदम तो उठाने ही होंगे, ये कहना है सरकार का। तो रेलवे की तरफ से बड़े बदलाव किए गए हैं। नामों में स्टेशन की जो पहचान है वो संस्कृति के नाम की गई है। ये पहचान हम बार बार आपको बता रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब बनी थी उस वक्त ही ये बीड़ा उठाया गया था सरकार की तरफ से कि दरअसल जो भी मुगलिया निशान हैं उत्तर प्रदेश में वो निशान मिटाने हैं और जो हमारा सच है, जो हमारा आधार है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, उससे आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना है। और इसलिए नाम बदलकर सोच बदलने की ये बड़ी कवायद है, बड़ा प्रयास है। इसके पहले आपको याद होगा कि प्रयागराज का नाम बदला, इलाहाबाद स्टेशन का नाम बदला गया था, प्रयागराज नाम किया गया। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। और अब 8 ऐसे नए रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बदलने की पहल की गई है। उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी विरासत को संरक्षित करने की मांग के बाद ये बड़े बदलाव किए गए हैं। और ये मांग दरअसल अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने उठाई थी। उन्होंने इन जगहों की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने की मांग की थी। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने पर हालांकि सपा थोड़ा सा बेचैन जरूर है और यही वजह है
यही वजह है कि उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रेल हादसों को रोकने के लिए भी कुछ समय निकाल कर विचार करें। अब राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति से परे अपनी संस्कृति से पहचान दिलाने, संस्कृति से पहचान कराने के लिए सरकार का ये उठाया गया कदम है और ये कदम लोगों के बीच में काफी सराहनीय माना जा रहा है। तो स्टेशन की पहचान, जो खोई हुई पहचान है, उसे वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा जो फैसला किया है, 8 नाम नए बदले जाने हैं। वो नाम कौन कौन से आइए जरा जल्दी से वो रेल तो ले आइए जहां स्टेशन बताएंगे कि नाम कौन कौन से बदले गए हैं। खास तौर से वो नाम जो संस्कृति के पहचान से जुड़े हुए हैं, वो नाम जो 8 स्टेशंस के नाम हैं जो बदले गए हैं, उन स्टेशंस के हम नाम अब आपके सामने रखने वाले हैं। आइए जरा जल्दी से उन नामों को लेकर आते हैं। 8 स्टेशन हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। खासतौर से जो मंदिर हैं, जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, उससे जुड़े हुए नाम है। कासिमपुर हॉल्ट का नाम है, नया नाम जायस सिटी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। कासिमपुर हॉल्ट अब ये माना जाएगा नया नाम जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। जायस रेलवे स्टेशन का नया नाम अब गुरु गोरखनाथ धाम रख दिया गया है। ये जायस रेलवे स्टेशन का नया नाम है। बरनी रेलवे स्टेशन का नया नाम स्वामी परमहंस के नाम पर अब रखा गया है। स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन अब इसे माना जाएगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन अब इसका नया नाम महाराजा बिजली पासी, इस नाम से इस स्टेशन को जाना जाएगा। 8 जो नए स्टेशन के नाम बदले गए उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अकबरगंज रेलवे स्टेशन को अब मां अहोरवा भवानी धाम के नाम से माना जाएगा, क्योंकि ये जो इलाका है वो मां अहोरवा भवानी के लिए बहुत फेमस है, इसलिए प्रसिद्ध मंदिर होने के नाते, प्रसिद्ध धाम होने के नाते इसका नाम रखा गया है मां अहोरवा के नाम पर। इसके साथ ही साथ वारिसगंज रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो नया नाम जो बदला गया है वो नया नाम अमर शहीद भाले सुल्तान, यानी हमारे देश के वीर सपूत के नाम पर, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम पर अब वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम, नया नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अब तपेश्वर नाथ नाम के नाम से, नए नाम के नाम से जाना जाएगा। तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो हमारी पहचान, असल पहचान से जुड़े हुए हैं, और इसी पहचान को आने वाली पीढ़ी से इस पहचान का परिचय कराना था और इसीलिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। नए नाम, नई पहचान के साथ अब ये रेलवे स्टेशन देश में जाने जाएंगे। आइए इसी के साथ अब आज का इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ जो पोल है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। हमने आपसे बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आज पूछा था। हमने आपसे पूछा कि स्टेशन के नामों से मुगलिया निशान हटाना क्या सही फैसला है। तो देखिए, आप में से 98% लोग ये मान रहे हैं कि बिल्कुल स्टेशन के नामों से मुगलिया निशान हटाना ये बड़ा और सही फैसला है। हालांकि 2% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बात योगेंद्र यादव की नहीं, योगेंद्र यादव नहीं, या यूं कहें सलीम की करते हैं। दरअसल 100 से ज्यादा बच्चियों से भले रेप हो जाए, न्याय मिलने में भले ही 32 साल लग जाए, लेकिन मुस्लिम दोषियों का नाम और फोटो मत छापो। ये कहता है एक लिबरल बहुरूपिया। रंग, रूप, हालिया और पहचान एक लिबरल हिंदू की रखता है, लेकिन अंदर से वो सलीम ही है, सोच सलीम की है। इसको तकलीफ इस बात की है कि मुसलमान कुछ रेप करें, हिंदू बेटियों की पॉर्न फिल्म बनाए, लेकिन उनके नाम मत छापे जाए, पहचान मत बताई जाए। सलीम के मन में कितना जहर भरा है, आइए देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। देश में और भी तो मुद्दे हैं दिखाने को। खुद को पत्रकार कहता है, लेकिन बातें जिहादियों वाली। उल्टा ये मीडिया को ही ज्ञान दे रहा है। The depth to which the media in this country has sunk one day would be taught as a textbook example all over the world. कि आरोपी मुसलमान है इसलिए पहचान मत दिखाओ, बड़े बड़े फोटो मत लगाओ, फ्रंट पेज पर खबर छापकर दुनिया को मत बताओ कि वो किस कौम से हैं, उनके कनेक्शन कहां से जुड़े हैं। ये मीडिया एथिक्स के खिलाफ है। मीडिया को कोसते हुए सलीम कहता है कि जानबूझकर यह बताया जा रहा है कि अपराधी मुस्लिम है। सलीम के साथ बातचीत कर रही सबा नकवी कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे सलीम का असली नाम तो बताना भूल ही गए।
दुनिया तो इसको योगेंद्र यादव के नाम से जानती है। टीवी डिबेट्स में बुद्धिजीवियों के तौर पर सिद्धांत की बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगेंद्र के सलीम वाली पीड़ा अक्सर बाहर आ ही जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अजमेर के दिल दहला देने वाले सेक्स स्कैंडल केस में आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। 32 साल का लंबा समय लगा केस में। पूरे मीडिया जगत ने इस खबर को प्राथमिकता दी। 100 से ज्यादा छात्राओं को देर से ही सही न्याय मिला, लेकिन सलीम को अफसोस इस बात पर हुए। और क्यों? क्या सलीम के लिए इतने बड़े मामले में आया अपडेट कोई खबर नहीं है? क्या उनकी आपत्ति का मतलब ये समझे कि उनके हिसाब से मीडिया को उन अपराधियों के नाम छिपाने चाहिए जो मुस्लिम समुदाय से आते हों, ताकि सेक्युलरिज्म बरकरार रहे? या फिर ये भूल जाया जाए कि कैसे सुनियोजित ढंग से आज से 3 दशक पहले हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने का काम हुआ था? उनका रेप करके उनकी न्यूड फोटो वायरल कर दी गई थी। क्या आज के मामलों की तरह अजमेर का मुद्दा जरूरी नहीं है? लिबरल चोले में छुपे ऐसे जिहादी सोच से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। जागिए और पहचानिए इस अदृश्य खतरे को। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो खास तौर से ये कहा जाता है हर बार कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब एक धर्म विशेष से जुड़े हुए रेपिस्ट की पहचान बताई जाती है तो दर्द लगता है इन लिबरल्स को। अब ऐसे में हमने आपसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। हमने आपसे पूछा कि मुसलमानों के लिए मीडिया को ज्ञान कितना सही है। तो देखिए, आप में से 5% लोग ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान नहीं है, ये दुर्ज्ञान है जो सीधे तौर पर भ्रम पैदा कर रहा है। 95% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, हालांकि इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, हम शर्मसार करने वाली खबरों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। बिहार से अब मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद क्रूर और अमानवीय खबर सामने आई है। ये बेहद अमानवीय कांड है। यहाँ पर बिहार में एक छोटा सा गांव है जहाँ एक युवक को नग्न करके उसके मल द्वार में लाल मिर्च पाउडर डाल दी गई। फिलहाल इस घिनौने कृत्य के मुख्य आरोपी मोहम्मद सिफत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दिल दहला देने वाली घटना में युवक को पहले बेइज्जत किया गया, इसके बाद उसकी नग्न तस्वीरें और वीडियो बनाए गए। उसके बाद उस पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघते हुए उसके मल द्वार में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया गया। युवक की चीखें और उसकी हालत देखकर हर किसी का दिल दहल गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद सिफत को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस घटना की तहकीकात शुरू की, जिसमें यह सामने आया कि यह घटना युवक के चोर होने के शक में की गई। इन्होंने पहले युवक की पिटाई की और फिर उसके हाथ बांध दिए। इसके बाद इन लोगों ने युवक के मलद्वार में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। पीड़ित युवक चीख चीख कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जिहादी सिफत को कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, पर सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वीडियो को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन के तौर पर लिखा, बिहार में तालिबानी राज, बीजेपी एनडीए बिहार में सत्ता में मौज से है और इसलिए जातिवादी गोदी मीडिया भी मौन है। हम और हमारा दल दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, इसलिए जातिवादियों को हमारा शासन हमेशा जंगल राज नजर आता है। और बात पश्चिम बंगाल की भी कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले गुजरात राज्य के वलसाड जिले में 3 साल की बच्ची के साथ शारीरिक छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया। वलसाड जिले के उमरगाम तालुक में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की खबर से पूरे इलाके में भारी आक्रोश है। अपराधी की पहचान गुलाम मुस्तफा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उमरगाम थाने पहुंचे। रात में मामला बढ़ने पर गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले किया। पुलिस की ओर से कुछ दंगाई तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। घटना को लेकर लड़की के परिजनों ने उमरगाम पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत शिकायत दर्ज करा दी है।
उमरगाम पुलिस ने तुरंत वलसाड जिला पुलिस टीम की मदद ली और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। पूरी घटना की गंभीरता को देखते हुए वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक ने जनता से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। आरोपी को वलसाड जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपी के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। कल शाम को 6 बजे उमरगाम पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी। छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी। बच्ची के माँ बाप बच्ची को पुलिस स्टेशन लेके आए थे। पुलिस स्टेशन ने तुरंत के तुरंत इस बच्ची का मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया अस्पताल में पुलिस स्टेशन की टीम लेके। और बच्ची के जो माता पिता है उनकी एक कंप्लेंट ली गई है। जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसकी कलम 65(2) 65(2) और पॉक्सो की कलम 4, 5, 6 और 8 के मुताबिक गुना दाखिल किया गया है। इस बच्ची को CHC से गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में वलसाड में शिफ्ट किया गया है। बच्ची की तबीयत अभी एकदम ठीक है। बच्ची अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट में है और बच्ची बोल चाल सकती है और बच्ची कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव है। बच्ची की स्वास्थ्य एकदम अच्छा है। जो पता चला हमें बनाव के बारे में तो पता चला कि ये जो कंप्लेनेंट है जो लड़की का पिता, ये जो अक्यूज है वो लड़की के पिता का नोन है, उसका दोस्त है। ये 3 महीने पहले अक्यूज 3 महीने पहले तो खतरनाक तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि समाज को भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और अब सावधान और सतर्क दरअसल बहराइच के लोग इन दिनों हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहराइच में कई गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक फैल गया है। ये भेड़िए पिछले करीब 2 महीने में 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिनमें 8 मासूम बच्चे शामिल हैं। भेड़िया शाम होते ही झुंड में गांव में एंट्री करते हैं, गांव के लोगों पर हमला करते हैं। करीब 30 गांव के लोग भेड़ियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत की है। ड्रोन्स की मदद ली जा रही है और जल्द ही वन विभाग ये आश्वासन दे रहा है कि ये आदमखोर भेड़ियों का झुंड पकड़ में होगा, इनका खात्मा होगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ पर रात होते ही लोगों में भेड़ियों के झुंड का डर सताने लगता है। वन विभाग पूरी तत्परता के साथ ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी रख रहा है। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी। और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सबकी तो भेड़ियों से सावधान, ये तो जंगली भेड़िए हैं, वन विभाग इन पर कार्रवाई करेगा, लेकिन हमारे इर्द गिर्द समाज में जो भेड़िए हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब सावधान और सतर्क दरअसल हम आपको करेंगे। जो बाढ़ के हालात बढ़ते जा रहे हैं, गुजरात के हालत बेहद ख़राब होते जा रहे हैं। गुजरात की तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं उसके बाद से ही हालात को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गुजरात में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। विकराल रूप यहाँ पर बाढ़ का देखने को मिल रहा है। एक बार फिर प्रकृति का क्रोध देखने को यहाँ मिला है। बिपरजॉय तूफान के बाद अब आसमान भी गुजरात पर कहर बरपा रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कहीं लोग फंसे हैं तो कहीं लोग और गाड़ियां पानी के बहाव के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। भयंकर बारिश से गुजरात में हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। 28 अगस्त को राज्य के 12 से अधिक जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 1 सितंबर तक बारिश जारी रहने का भी अनुमान लगाया गया है। उधर सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां अत्यधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है और केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन भी दिया है। मंगलवार को बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो गई। राजकोट, वडोदरा, आणंद, मोरबी और खेड़ा साथ ही द्वारका में सेना की 6 टुकड़ियों को राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया है।
तो बाढ़ से हालत खराब है और इसी के साथ लगातार तैयारी की जा रही है कि जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को शेल्टर होम तक पहुंचाया जाए। 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, लेकिन चुनौती अब भी बाकी है। चुनौती एक और भी है देश और समाज के सामने। जैसा कि हमने आपसे कहा भी कि हमारे देश में इस वक्त कुछ ऐसे भेड़िए हैं जिनके निशाने पर हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं को इन भेड़ियों को खत्म करने के लिए संगठित होने की जरूरत है। जनमत में जाते जाते यही संदेश, संगठित रहेंगे तो बटेंगे नहीं, एकता में ही शक्ति होती है और उस एकता को दिखाने का वक्त आ गया है। एक अच्छी तस्वीर हमारे बीच हो, इस उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।